Welcome, friends. I'm Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in housing societies and will benefit both the managing committee and the general society members. The website has very simple language articles, draft of applications, earlier webinar videos, and more shall be added as and when time permits. This knowledge and experience sharing webinar is conducted in very simple, ordinary, non-technical and non-legal language and can be easily understood by all our friends. Today's topic is आज का विषय AGM एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग. AGM में मिनिमल कम से कम क्या क्या एजेंडा होना चाहिए. आप 50 एजेंडा लगा सकते हैं, लेकिन सेक्शन 75 के अंतर्गत मिनिमम एजेंडा क्या होना चाहिए, आज हम उसके बारे में चर्चा करते हैं. So AGM, today's topic is AGM, मिनिमम कंपल्सरी एजेंडा. डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होना चाहिए, रेजोल्यूशंस कैसे पास करना है. अभी आप सभी को पता है कि आते कुछ समय में सभी सोसाइटियों में एजीएम का सीजन शुरू हो जाएगा. कई लोगों ने एजीएम कर भी लिया है ऑलरेडी और कई लोग करना है. आप सभी को पता है कि एजीएम मतलब एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग साल में एक बार करना ही करना है, और उसको करने की जो टाइम लिमिट है दैट इज ऑन और बिफोर 30 सितंबर अभी साल का 2023. कई सोसाइटी कई बार एजीएम दो तीन साल तक नहीं कर पाते किसी कारणवश. तो अगर आपने ऐसे में एजीएम अगर नहीं किया है एक साल के ऊपर, तो आपको डिप्यूटी रजिस्ट्रार को रिक्विजिशन एप्लीकेशन देना होगा कि प्लीज अपॉइंट अथॉराइज्ड ऑफिसर टू कंडक्ट एजीएम. आप पिछले साल का एजीएम आप नहीं कर पाओगे. आपको अथॉराइज्ड ऑफिसर डीआर के ऑफिस से बुलवाना होगा और वो ही कर पाएगा. एजीएम ना करने का मतलब ये भी होता है कि पूरी मैनेजिंग कमेटी कई बार 5 साल तक के लिए बीमार हो सकती है. एजीएम के दौरान नॉर्मली एक साल में एक ही बार आप लोग मीटिंग करते हो, तो कई बार ऐसा होता है कि कई लोग गुस्से में भरे होते हैं या फ्रस्ट्रेशन होता है या मैनेजिंग कमेटी ने खुद उनको परेशान किया रहा हो सकता है. तो वो सब चीज उस समय मैनेजिंग कमेटी को सहन करना जरूरी है. आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. एजीएम का एक्सटेंशन जब तक सरकार अनाउंस नहीं करती, जैसे पिछले साल सरकार ने अनाउंस किया था कि बाढ़ पानी वगैरह की वजह से एजीएम एक्सटेंड कर देती है, लेकिन इस बार सरकार ने अभी तक वो नहीं किया हुआ है. ऐसा उम्मीद है कि इस बार भी सरकार आते कुछ दिनों में उसका भी एक्सटेंशन दे दे, मतलब अप्रोक्सीमेटली मिड ऑफ अगस्त. बट इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट, दैट इज अ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट.
एजीएम का एजेंडा वगैरह जो भी कुछ है, एजेंडा पॉइंट्स, तारीख, जगह और वक्त, टाइम, डेट, टाइम एंड वेन्यू can be decided only and only in a managing committee meeting. और जनरल बॉडी को कोई अधिकार नहीं है ये बोलने के लिए कि इस तारीख को करो या इतने बजे करो या इस जगह पे करो। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी को है। मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में आपको ये भी तय कर देना है कि एजीएम करना है तो उसके अंदर कोई रिफ्रेशमेंट्स रखना है क्या, वो सारे एक्सपेंसेस मैनेजिंग कमेटी को सैंक्शन करने का अधिकार है। एजीएम के सारे एक्सपेंसेस आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि मैनेजिंग कमेटी इज द सोल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्निंग authority in the society. This authority is given to them under section 73(1) bracket 1, that is read with section 154(b)(1) bracket 9. The managing committee can invite outsiders, anybody, any architect, any lawyer, any engineer, redevelopment consultants, project management consultants, GST consultants, income tax consultants. They can be invited by stating in the notice itself. Legal advisor also can be invited. And this authority is again only and only given only to the managing committee. General body cannot say कि ये outsider है, इसको invite नहीं करना है। वो उस समय का जब एजेंडा होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल टू डिस्कस एंड डिसाइड अबाउट इनकम टैक्स एप्लीकेबिलिटी इन द सोसाइटी, उस एजेंडा के दौरान उस स्पेशल इनवाइटी, दे आर ऑल कॉल्ड एज स्पेशल इनवाइटी, तो दे कैन बी इनवाइटेड इन द जनरल बॉडी मीटिंग. द एडवाइजर विल कम एज अ स्पेशल इनवाइटी, brief it, the managing committee will ask questions, the general body also may ask questions, and everything it can be done. Managing committee, when they call this AGM, they have to give to everybody. They can be given via postal, that is speed post. They can be by email, or by physical copy. But the entire set has to be given to everybody. पूरा एंटायर सेट स्कैन करके आप ईमेल के माध्यम से भी सबको भेज सकते हो, जिन जिन का ईमेल आपके पास रजिस्टर्ड है. अगर ईमेल से भेजना है तो पिछले कोई एजीएम में आपको वो सैंक्शन करना पड़ेगा कि फला फला काम, सो एंड सो वर्क कैन बी गिवन, so and so documents can be given via email also. अभी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है आपको? बैलेंस शीट का पूरा सेट, भले वो 1 पेज का हो या 100 पेज का हो, पूरा का पूरा देना है, क्योंकि सोसाइटी के खर्चे से जाना है, वो अकाउंट्स के खर्चे में चला जाएगा. पूरा का पूरा ऑडिट रिपोर्ट, खाली एक पन्ना नहीं, पूरा का पूरा ऑडिट रिपोर्ट. पिछले साल का ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट, जिसको हम टिपिकली ओफॉर्म बोलते हैं, एमसी वर्किंग रिपोर्ट, चेयरमैन का रिपोर्ट जिसको कहते हैं, आते साल का बजट प्रोजेक्शन शीट, पिछले एजीएम के तारीख के पहले तक जितने भी मेंबरशिप ट्रांसफर्स हुए हैं, नई मेंबरशिप, इट मे बी बाय सेल डीड और गिफ्ट डीड और रिलीज डीड और नॉमिनेशन और व्हाटएवर, प्रोविजनल मेंबर व्हाटएवर, तो पूरा उसका लिस्ट देना है. अगर आप मैनेजिंग कमेटी ने सोचा है कि ये बायलॉज का अमेंडमेंट करना है, बायलॉ के अमेंडमेंट जैसे उदाहरण के तौर पे हो सकता है कि मैनेजिंग कमेटी ने बोला कि बहुत ढेर सारे वायलेशंस हो रहे हैं, लेट अस क्वांटिफाई दैट वायलेशन, कि भाई बाहर जूता चप्पल का रैक रखा तो उसका 100 रुपए लेना है पर डे, या ये करना है या वो करना है, या एनओसी लिया तो उसका ये चार्जेस है. दिस कैन बी पुट अप बिफोर द जीबी and passed and recorded into a
GB resolution, which will be applicable and effective against all the members. ऑडिटर का अपॉइंटमेंट का एक एजेंडा होता है. It has to be given to all the members via hard copy, via email, and if it is sanctioned, then via the society app. सोसाइटी ऐप में जैसे कई लोग के पास में अपार्टमेंट अड्डा करके एक है, सोसाइटी हाइव है, ऐसा कई चीजें हैं. यू कैन सेंड इट बाय पोस्टल कोरियर. पोस्टल कोरियर का चार्जेस मेंबर को पे करना है, उसके बिल में अदर चार्जेस में जाएगा. और अगर ईमेल रजिस्टर है तो ईमेल की भी जाएगी. अगर आपने एजीएम 30th ऑन और बिफोर 30th सितंबर के पहले नहीं किया हुआ है, then the managing committee can be debarred for 5 years. When the managing committee, when the MC sends out this notice agenda and the set of the AGM, then it should be acknowledged, acknowledgement taken from all the members, signature and mobile number. The member should not be able to say कि मुझे नहीं मिला हुआ. AGM का नोटिस का जो पीरियड है, it is 14 clear days as per the bylaws. This period is not prescribed in the act or rules. So hence you can change this notice period by making amendments in the bylaws. You can make it even 21 days also. You can even make it 7 days also. So bylaws में जो भी लिखा है, आप उसे appropriately आप चेंज भी कर सकते हो. One moment, just hold on, please. Typically, during the pandemic, we were conducting AGM on online basis. Even today also, by passing appropriate resolution, because the society is an autonomous functioning body, it can take its own decision to conduct the AGM on online basis or offline basis. ऑनलाइन में करते हैं तो ज्यादा अटेंडेंस होता है हमेशा. इवन पीपल हु आर आउट ऑफ मुंबई बट मेंबर्स हैं, दिल्ली में है, पंजाब में है, अब्रॉड में है, कहीं पर भी है, दे कैन डेफिनेटली अटेंड द मीटिंग. कई लोगों को नर्वसनेस होती है कि मीटिंग अटेंड करेंगे तो हमको चिल्ला के चुप करा देंगे वगैरह वगैरह. ये एजीएम में टिपिकली पॉसिबल नहीं होता है ऑनलाइन में. और ऑनलाइन का आप खुद भी अपने एंड से भी रिकॉर्ड कर सकते हो यूजिंग एन ऑन स्क्रीन रिकॉर्डर, and the managing committee can also record it. There are a lot of on-screen recorders available on Google. You can do it quietly at your end. It's not a problem at all. So the balance sheet, I'll just put a presentation. This we had published it in our forum groups. आप देखिए इसमें कि एजीएम के तारीख का छोटा मोटा वर्णन दिया हुआ है. We have to approve the accounts in an MC meeting definitely on or before 30th जुलाई. अभी जुलाई चल रहा है. और जो ऑडिटर का, अगर आपने आपका अकाउंट्स मई में कर दिया है तो आपको 15 दिनों के अंदर ये ऑडिटर को दे के उसका ठप्पा, सिग्नेचर ठप्पा वगैरह सब करवा के लेना है.
ऑडिट रिपोर्ट का लास्ट डेट और स्टैम्प होना चाहिए मैक्सिमम 31/7/2023। थर्ड पॉइंट है कंडक्ट एजीएम ऑन और बिफोर 30th September, or the managing committee can be debarred for 5 years. एजीएम का एक एजेंडा होता है ऑडिटर अपॉइंटमेंट का, विच इज ए compulsory agenda according to section 75. I will just show you a sample copy of the notice agenda. After this I'll show you, sir. So auditor appointment, एजीएम खत्म हुआ उसके 30 दिनों के अंदर आपको ऑडिटर का अपॉइंटमेंट का लेटर देना है और उसको कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के वेबसाइट में अपलोड कर देना है। आपने अपलोड नहीं किया, डिपार्टमेंट के पास में अपना खुद का एनालिसिस विंग है, अगर उन्होंने डिटेक्ट किया कि आपने ऑडिटर अपॉइंटमेंट नहीं किया हुआ है, तो देन दे विल अपॉइंट दैट ऑडिटर एंड द सोसाइटी हैज गॉट नो अथॉरिटी टू से अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। उसके बाद में ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट का एक एजेंडा होना कंपलसरी है, इट इज ए कंपलसरी थिंग, और ऑडिट रिपोर्ट के 3 महीने के अंदर वो रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट आपको फाइल कर देना। सेक्शन 75 के ये सारे के सारे जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज ऑल कवर्ड अंडर सेक्शन 75। ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 82। ऑडिट करने की जो कला है, पैरामीटर्स है, कंडीशंस वगैरह है, वो सेक्शन 81 में कवर है। तो इस चीज के लिए हमारे पास 3 सेक्शंस कंपलसरी है, सेक्शन 75, 81 और 82। आप जब नोट एजीएम का एजेंडा बनाएंगे तो उसको आपके मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में अप्रूव करना है। मीटिंग में अप्रूव करने का मतलब ये होता है कि उस दिन तक अगर कोई जनरल बॉडी का मेंबर आपको लेटर देता है, रिक्वेस्ट देता है कि सर आप ये एजेंडा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आप कवर करिए, और अगर मैनेजिंग कमेटी का डिस्करेशन में उनको ये लगता है कि ये एजेंडा सब जीबी के मेंबर्स के हित में है, तो वो एजेंडा लेगी। उसको रिजेक्ट करने का या एजीएम में लेने का अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ मैनेजिंग कमेटी को है। मेंबर ये नहीं बोल सकता है कि मैंने आपको ये एजेंडा दिया था, इसको आपको लेना ही लेना था कंपल्सरीली। एमसी मीटिंग के टाइम पे एजीएम का एजेंडा, तारीख, डेट, टाइम, वेन्यू में जगह, और अगर आपने डिसाइड किया है सोसाइटी के पास बजट है अगर, तो आप उसमें उसके डिनर एक्सपेंसेस या जो भी आपके रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस है वो आप पूरा का पूरा सैंक्शन कर सकते हो। दिस डिस्क्रिशन, ये अथॉरिटी इज ओनली अवेलेबल विद द मैनेजिंग कमिटी। जनरल बॉडी ये नहीं बोल सकता है कि डिनर नहीं रखना है या रखना है। दिस इज ओनली एंड ओनली विद द मैनेजिंग कमिटी। एंड आपको जब एजीएम का नोटिस एजेंडा का पूरा सेट, भले वो 10 पेज का हो या 1000 पेज का हो, बड़ी सोसाइटी में एजीएम का एजेंडा का जो सेट होता है, नोटिस सेट, इट रन्स इवन अप टू मोर देन 100 पेजेस ऑल्सो। तो आपको ये बाय हैंड डिलीवरी देनी है, सिग्नेचर एक्नॉलेजमेंट लेना है, या तो पोस्ट से भिजवा देना, पोस्टल सर्विसेज से। पोस्टल सर्विसेज से भिजवाएंगे तो उसका खर्चा उस मेंबर के बिल में लगेगा अंडर अदर चार्जेस। वो मेंबर ये नहीं कह सकता है कि आपको पोस्ट में भेजना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आपने सोसाइटी को रजिस्टर किया था तो आप फॉर्म ABCD करके फॉर्म है उस समय भरते हैं। उस डिक्लेरेशन होता है कि सोसाइटी का कम्युनिकेशन कहाँ किया जाएगा। टिपिकली उस फॉर्म के सेट में आप ये लिखते हो कि सारा कम्युनिकेशन मेंबर के फ्लैट नंबर पे ही किया जाएगा। तो मेंबर कैन नॉट डिमांड बाय राइट एजीएम का सेट मुझे आप पोस्ट से भेजना है और खर्चा सोसाइटी को करना है। खर्चा सोसाइटी को करने का मतलब ये होता है कि
आपको अगर पोस्ट से भेजा 100 पेज का बंच, जिसको भेजने का खर्चा 100 रुपया हो गया, तो दैट 100 रुपीज विल बी डिवाइडेड अगेंस्ट all the 100 member society members, which is not proper. You can send it by email also. All these things have to be passed in a resolution in any SGM, special general body meeting, or an AGM also, annual general body meeting. ये आपको पूरा सेट देना है सारे मेंबर को, कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 15 दिन के पहले। कई बार हम ये देखते हैं कि कंप्लेंट्स ये होती है कि आप आधा ही सेट देते हो सभी लोगों को। Which is an illegal thing. Okay. Okay, so I'm showing you something, a typical notice agenda format, which is a typical format, 100% applicable and legally enforceable. Society name, registration number is compulsory, address, if you have a GST number, that number, and an email ID. टिपिकली यू कैन ऐड योर पैन नंबर ऑल्सो। यो जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज होती हैं उनको पैन नंबर भी ऐड कर देती है। Okay, now when you send this notice agenda set to all the members, then this is the way you have to take acknowledgement. ये आप एक शीट बना लीजिए, नोटिस एक्नॉलेजमेंट शीट फॉर एजीएम टू बी हेल्ड ऑन सो एंड सो डे। नाम, फ्लैट नंबर, मोबाइल नंबर और सिग्नेचर। मोबाइल नंबर डालिए, कंपलसरी डालिए। क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए सोसाइटी के मैनेजर को आसान पड़ जाता है। तो दिस इज द कॉपी ऑफ द नोटिस एक्नॉलेजमेंट शीट। जब मेंबर एक्चुअली अटेंड करने आएगा तो आपको ये वाला शीट लेके सेम फॉर्मेट, खाली ऊपर का हेडिंग चेंज हो जाता है, आपको मोबाइल नंबर और सिग्नेचर लेना है। अब लेट अस कम बैक टू द मिनिमल एजेंडा दैट इज रिक्वायर्ड। दिस इज द फॉर्मेट, नोटिस एंड एजेंडा फॉर एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग। शॉर्टकट में बनाना है, लंबा लंबा सेंटेंसेस डालने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रहे कि ये सारी चीजें जब कोर्ट में जाती है तो जितने कम पेपर फाइल करने की जरूरत पड़े, रिमेंबर द नोटिस एजेंडा विल हैव द नेम, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह एंड एवरीथिंग, एंड दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, डेट एंड द वेन्यू। First agenda normally and compulsorily should be to elect the president for the meeting if the chairman remains absent. इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका चेयरमैन उस समय नहीं है, किसी कारणवश नहीं आ रहा है, तो आप जनरल बॉडी के अटेंडी मेंबर जितने भी हैं उसमें से आप किसी को भी प्रेसिडेंट आप चूज कर सकते हो। आप बोल सकते हो, कोई भी बोल सकता है कि चेयरमैन एब्सेंट है, या अगर चेयरमैन प्रेजेंट भी है तो भी आप, जनरल बॉडी का डिसीजन फाइनल होता है सेक्शन 72 के अनुसार, इसके लिए आप इस एजेंडा को चेंज कर सकते हो।
एंड एनी वन फ्रॉम द जनरल बॉडी कैन से कि भाई मैं अनिल शर्मा को नॉमिनेट करता हूं आज के एजीएम के मीटिंग को प्रिसाइड करने के लिए। प्रिसाइड जो करता है उसको प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग बोला जाता है। प्रपोज्ड बाय कंपल्सरी प्रपोज्ड बाय सुरेश भाई, सेकेंडेड बाय रमेश भाई एंड पास्ड यूनानिमसली। अगर ये चीज कर लिया और चेयरमैन अगर प्रेजेंट भी है उस मीटिंग में, तो भी चेयरमैन ये नहीं बोल पाएगा कि मैं प्रेजेंट हूं, मैं ही प्रिसाइड करूंगा, बिकॉज अ जनरल बॉडी मीटिंग में जो डिसीजन होता है वो सिर्फ और सिर्फ अटेंडी जनरल बॉडी का होता है। नाउ लेट अस कम बैक टू एजेंडा नंबर 2। पिछले एजीएम का मिनट्स को आपको अप्रूव करना है। ये जरूरी नहीं है कि ये वर्ड को रीड डालना ही डालना है, बिकॉज you have already given the minutes of last AGM to everybody. So you should be actually stating to approve the minutes of so and so held on जो भी तारीख को आपने होल्ड किया होगा उस समय। और अगर बरस में 2-3 एसजीएम किया होगा, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग किया होगा, तो भी वो सारे के सारे उसको एजीएम में पास करना है। स्पेशल जनरल बॉडी की मीटिंग दूसरे नए स्पेशल जनरल बॉडी की मीटिंग में पास नहीं हो सकता, अप्रूव नहीं हो सकता। ऑल द जो भी जीबी की मीटिंग्स किया है अपने बरस में, वो सिर्फ और सिर्फ एजीएम के दौरान ही अप्रूव होता है। और अगर आपने सर्कुलेट कर दिया तो यू राइट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस फॉर द बेनिफिट ऑफ द कोर्ट इन केस देयर इज गोइंग टू बी ए कोर्ट डिस्प्यूट एवर। थर्ड आपका एजेंडा है टू अप्रूव एंड अडॉप्ट द बैलेंस शीट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ये पूरा सेट आता है। उसके साथ में ऑडिटर रिपोर्ट कौन सा साल का है और उसका ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट। दिस आर ऑल कंपल्सरी एजेंडा, कंपल्सरी, एब्सोल्युटली कंपल्सरी फॉर एन एजीएम। अगर आपने ये एजेंडा नहीं लिया हुआ है तो ये डिटेक्ट हो जाएगा कि आपने सेक्शन 75 का वायलेशन किया हुआ है, और सेक्शन 75 का वायलेशन के लिए आपको 5 साल के लिए डिबार भी किया जा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट एजेंडा है, this is also another section 75 agenda which is absolutely 100% compulsory to approve the managing committee working report, जो भी तारीख तक आपको डिसाइड करना है। टिपिकली ये 20 दिन पहले, एजीएम के 20 दिन पहले आप इसको डिसाइड कर लो, कोई भी एक तारीख टेंटेटिवली डाल दो, उस तारीख तक होगा। ये मैनेजिंग कमेटी की वर्किंग रिपोर्ट जो है वो चेयरमैन साइन करता है। मैनेजिंग कमेटी की वर्किंग रिपोर्ट क्या होती है? टिपिकली आपने बरस में जितने भी एमसी मीटिंग्स किए हुए हैं उसमें आपने क्या क्या बातचीत किया हुआ है, क्या क्या काम किया हुआ है, वो सारा का सारा सारांश, एसेंस या उसका कंसाइज समरी आपको मैनेजिंग कमेटी वर्किंग रिपोर्ट में करना है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने सिक्योरिटी एजेंसी को एम्प्लाई किया हुआ, तो मैनेजिंग कमेटी को वर्किंग रिपोर्ट में आप लिखिए सिक्योरिटी एजेंसी सो एंड सो इज एम्प्लॉयड फॉर द सोसाइटी एट अप्रोक्सीमेट जो भी कॉस्ट है वो लिख दीजिए। बस इतना ही, दो लाइन का ही लिखना है आपको। गार्डनिंग का कर दिया, मट्टी डाल दिया प्रॉपरली, ऐसा हो गया है। और आपके बैलेंस शीट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एक्सपेंडिचर है उसका सारा का सारा डिटेल्स आपको एमसी वर्किंग रिपोर्ट में उतारना है। एमसी वर्किंग रिपोर्ट में ये भी लिखना है राइट साइड में कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या आया, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस इतना अमाउंट आया, दूसरा पॉइंट पार्किंग चार्जेस इतना अमाउंट आया। अगर उस पर कुछ कमेंट डालना है, टिप्पणी डालना है, तो यू कैन राइट ओवर देयर, द चेयरमैन कैन राइट कि पार्किंग चार्जेस 100 गाड़ी की आ रही है, 2 गाड़ी का स्कोप है, इसके लिए हम पार्किंग और इंक्रीज कर सकते हैं या पार्किंग चार्जेस इंक्रीज कर सकते हैं। दिस इज द प्रपोजल सजेशन ऑफ द जनरल बॉडी। Then the next compulsory agenda is this.
बजट प्रोजेक्शन शीट आने वाले साल के लिए। अभी 22-23 चल रहा है, 22-23 का आप एजीएम करने वाले हैं, लेकिन आने वाला साल होता है 23-24, तो उसका बजट प्रोजेक्शन शीट बनाना पड़ा। दैट इज अ टेंटेटिव प्रोजेक्शन। बजट प्रोजेक्शन शीट का मतलब ये हो गया, जितने भी आपके एक्सपेंडिचर है, इनका एक्सपेंडिचर है आईएनई में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, उसको लास्ट 3 साल का आपको एक कॉलम बनाना है, और चौथे आते वाले साल का एक और कॉलम बनाना है, जिसमें आप प्रोजेक्टेड फिगर्स डालोगे। पहले 3 साल का जो डाला आपने 19-20 का, 20-21 का, 21-22 का, 22-23 का, जो भी है 3 साल का डाला आपने, वो एक्चुअली ऑडिटेड फिगर होगा। और 23-24 साल का 5-10% ऊपर नीचे करके उसका प्रोजेक्टेड फिगर डालना है। दिस एजेंडा अगेन इज कंपल्सरी अंडर सेक्शन 75। आपने ये एजेंडा नहीं लिया हुआ अगर, तो मैनेजिंग कमेटी 5 साल तक के लिए डिबार हो सकती है। कई केसेस आए हुए हैं, एक नहीं, 50 नहीं, हजारों केसेस हैं। हर साल मुंबई शहर में ही ऐसे कई ऑर्डर निकलते हैं सेक्शन 75 के अंदर डीबार के। आप किसी भी डीआर के ऑफिस में एक आरटीआई एप्लीकेशन कर दो आपके डीआर के क्षेत्र में, कि आपने पिछले 3 साल में सेक्शन 75 के अंदर में कितने ऑर्डर्स पास किए हुए, उसकी मुझे सर्टिफाइड कॉपी दे दो। आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आपको वो कॉपी भी मिल जाएगी। सेक्शन 75 का ये एक दूसरा एक कंपलसरी एजेंडा है, टू वेलकम ऑल न्यू मेंबर्स इन द सोसाइटी। एजीएम के 1 महीने पहले तक जितने भी मेंबर्स हैं, उनका सारा ट्रांसफर लिस्ट देना है, सीरियल नंबर, नाम, फ्लैट नंबर और कौन से तारीख को ट्रांसफर किया हुआ है। और नीचे आपको अंडरटेकिंग देना है कि इन सारे मेंबर्स के मेंबरशिप एंट्रेंस फीस आ चुके हैं, मेंबरशिप ट्रांसफर फीस आ चुके हैं, मेंबरशिप शेयर ट्रांसफर प्रीमियम आ चुका है, और इनका कोई आउटस्टैंडिंग ड्यूज बाकी नहीं था ट्रांसफर के दिन पे। उसके बाद में सेक्शन 75 के अंदर में ये नेक्स्ट कंपलसरी एजेंडा है, ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट करना। स्टैट्यूटरी ऑडिटर का मतलब हो गया आपका पैनल ऑडिटर, जो डीजीआर के पैनल में रजिस्टर्ड है, उसी को आप आते वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए अपॉइंट करना है आपको। जनरल बॉडी का कोई भी मेंबर अपना अपना ऑडिटर सजेस्ट कर सकता है, सिंपल मेजॉरिटी वोट के हिसाब से उस ऑडिटर को आप अपॉइंट कर सकते हो। या तो अगर उस समय ऑडिटर की पोजीशन नहीं क्लियर है, स्टेटस क्लियर नहीं है, तो आप मैनेजिंग कमेटी को अथॉरिटी दे सकते हो कि अगले 7 दिनों में आप पैनल ऑडिटर को अपॉइंट करो। अपॉइंट करने के टाइम पे आपको यह ध्यान रखना है कि ये पैनल ऑडिटर सोसाइटी का सिर्फ 3 साल तक का ही कंटिन्यूसली ऑडिट कर सकता है, चौथे साल वो ऑडिट नहीं कर सकता। हर साल अलग अलग ऑडिटर आप बदली कर सकते हो, इट इज नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन चौथे साल के लिए अनिल भाई ऑडिटर, जो पहले साल कर चुका है, सेकेंड साल भी अनिल भाई कर चुका है, तीसरे साल भी अनिल भाई कर चुका है, चौथे साल में अनिल भाई को ऑडिटर आप अपॉइंट नहीं कर पाओगे, नहीं तो वो आपका ऑडिट रिपोर्ट नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। सोसाइटी के बजट प्रोजेक्शन शीट के बेस पे आप अपना सोसाइटी का मंथली मेंटेनेंस, मंथली सर्विस चार्जेस आप कम ज्यादा कर सकते हो। अगर बजट प्रोजेक्शन शीट में प्रॉफिट दिखा रहे हो आप, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर जिसको टिपिकली कहते हैं या प्रॉफिट कहते हैं, तो आप मंथली सर्विस चार्जेस इंक्रीज नहीं कर पाओगे। आपको अगर बजट प्रोजेक्शन शीट में अगर आप लॉस दिखा रहे हो, तो आपको मंथली मेंटेनेंस सर्विस चार्जेस इंक्रीज करना कंपलसरी है। उस समय अगर आप मैनेजिंग कमेटी ये देखता है कि बजट प्रोजेक्शन शीट में ये प्रोविजन है कि लॉस है या इनकम है, तो वो हिसाब से आपको सजेस्ट करेगी कि भाई मंथली सर्विस चार्जेस या मेंटेनेंस को इंक्रीज करो इतने इतने रेशियो में। बट द डिसीजन फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दिस थिंग
will be as per the final authority of the general body, attendee general body members under सेक्शन 72। सेक्शन 72 बोलता है कि जनरल बॉडी का अथॉरिटी इज फाइनल एंड सुप्रीम फॉर ऑल द डिसीजंस मेड इन द जनरल बॉडी मीटिंग। आप ये ध्यान रहे कि जनरल बॉडी मीटिंग में मैनेजिंग कमेटी का कोई भी डिसीजन फाइनल नहीं किया जा सकता है। इट कैन बी ओनली एंड ओनली ऑफ द जनरल बॉडी। आपको अगर बायलॉज चेंज करना है तो उसका भी एजेंडा आप इसके अंदर डाल सकते हो। दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन सेक्शन 75। बायलॉज टिपिकली हर साल अमेंड नहीं होता है। whenever required you can just simply put another agenda over there to discuss and decide and approve the amendment of the bylaws as per annexed sheet। annexed sheet में आपको लिखना है कि बायलॉ का अमेंडमेंट का आपका क्या प्रपोजल, आपका क्या सजेशन है। देन यू कैन राइट ओवर देयर टू अमेंड द बायलॉज एज फार एज लेवी ऑफ पेनल्टी इज कंसर्न्ड या इंक्रीज ऑफ सिंकिंग फंड। अभी जैसे बायलॉ 13 में लिखा हुआ है सिंकिंग फंड मिनिमम 0.25%, आप उसको 0.30% भी कर सकते हो। तो बायलॉज को अमेंड करके आप उसको 0.30% आप कर सकते हो। तो ये सारे मिनिमल और कंपलसरी एजेंडा है एजीएम के लिए। लास्ट एजेंडा टिपिकली सिर्फ और सिर्फ एजीएम में एजेंडा हो सकता है। दिस एजेंडा कैन नॉट बी इन ए SGM. It can be only and only in the AGM. And if any agenda that can be taken up already in the AGM notice, then that cannot be discussed over here. It has to be taken up in the AGM notice itself. लेकिन एजीएम नोटिस बांटने का और एक्चुअल एजीएम के डेट के बीच में अगर कोई घटना हुई है तो इस पर्टिकुलर एजेंडा के मार्फत से आप उस चीज को डिस्कस कर सकते हो। इस एजेंडा को डिस्कस करने के लिए जो अथॉरिटी है, फाइनल अथॉरिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी चेयरमैन को है। टिपिकली ये एक नॉर्मल शेड्यूल होता है मीटिंग के लिए, कोई ना आ जाए मीटिंग में। इसके लिए आप कंडीशंस डाल सकते हो एजीएम में कि कोरम अगर आधा घंटा के लिए एडजर्न करना है तो उसका प्रोविजन डालो। अगर आपने ये प्रोविजन नहीं डाला हुआ है आपके नोटिस में तो आप एजीएम की मीटिंग को एडजर्न नहीं कर पाओगे। तो द मैनेजिंग कमेटी हैज टू डिसाइड वेदर दिस पर्टिकुलर adjournment provision should be there or no. Then you should always note this thing also कि एक फ्लैट में अगर 2 मेंबर्स रहते हैं, 2 जॉइंट मेंबर्स है, then only one may be allowed। 600 मेंबर की सोसाइटी में कौन उस फ्लैट के अगेंस्ट में से आ रहा है तो उसको आप बोलिए कि आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी दिखाओ, नाम चेक करो और आपका जो अटेंडेंस शीट है उसमें आपके पास ऑलरेडी नाम होगा, उसमें से आप क्रॉस चेक करो। आप ये प्रोविजन पक्का डालिए उधर कि एक टाइम पे एक ही मेंबर बोलेगा, और अगर मल्टीपल मेंबर अगर बोलता है ये तो चेयरमैन के पास अथॉरिटी है उस मेंबर को मीटिंग से बाहर निकाल देने के लिए। एजीएम में चेयरमैन के पास या प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ये भी पावर है कि एजीएम की मीटिंग को एडजर्न कर सकता है। अगर शोर शराबा हुआ, किसी ने और कुछ गाली वगैरह देना शुरू किया या मारपीट शुरू किया तो चेयरमैन के पास अथॉरिटी है कि वो 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा के लिए मीटिंग एडजर्न कर सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन के पास में ये पावर है। चेयरमैन मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग, दैट इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर।
और अगर चेयरमैन को ऐसा लगता है कि मीटिंग आज पूरी नहीं हो सकती है, सब एजेंडा नहीं पूरा हो रहा है, या किसी की तबीयत खराब हो गई है या और कुछ हुआ है, तो वो पूरी मीटिंग सिनेडाई एडजर्न करके 30 दिनों के अंदर वापस बुलाने का भी अधिकार सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन को है। ये आप क्लॉज के तहत डालिए कि आपको मिनट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, आपको चर्चा करना है तो एक्स्ट्रा कॉपीज एजीएम के दौरान नहीं मिलेगी, आप अपना कॉपी लेकर आओ। नोटिस में डिक्लेरेशन फाइल करिए कि हमने आपको पूरा का पूरा ये डॉक्यूमेंट दे दिया हुआ है, ताकि अगर कोई मेंबर आपको कोर्ट में लेकर जाने की कोशिश करे या इस चीज का डिस्प्यूट करे या ये बोले कि मुझे तो नहीं मिला हुआ है, तो ये पर्टिकुलर चीज जो कि दिस विल बी साइंड बाय your chairman and secretary, so it is a legal document. A false declaration will mean minimum 3 years of imprisonment under section 169 Indian Penal Code. तो ये डिक्लेरेशन आप उसके अंदर फाइल करो ताकि आप सेफ हो जाओ। टिपिकली हम बोलते हैं कि मेंबर को अगर कुछ क्वेरी है तो 5-6 दिनों का टाइम दे दीजिए उसको, और एक्चुअली 5-6 दिन मत लिखिए, ऑन और बिफोर की आप तारीख डाल दीजिए, और सोसाइटी का सेक्रेटरी या ट्रेजरर या मैनेजर उस चीज को इंफॉर्मेशन बना के रखेगा। आप इसकी भी शीट जो है ये वो आप कर सकते हैं। कई सोसाइटी बड़ी होती है तो इंटरनल ऑडिटर भी अपॉइंट करती है, तो आप इंटरनल ऑडिटर का भी ऑडिट रिपोर्ट आप एनेक्स कर दीजिए उसके अंदर। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट को जीबी को पास करने का अधिकार नहीं है, वो सिर्फ रिकॉर्ड के लिए होता है। और जैसे मैंने आपको बताया ये ऑप्शनल है, you can even invite a structural auditor or a legal advisor as a special invitee, and it is only the decision only and only of the managing committee to invite it. Okay, so now I will show you how to write the minutes in very brief. ओके, आप जिस तारीख को मीटिंग किया आपने वो तारीख का मिनट्स बनेगा। अगर आप मिनट्स 15 नवंबर को बना रहे हो तो वो तारीख नहीं डलेगी, जिस तारीख को मीटिंग हुआ है उसी तारीख का डेट पड़ेगा यहाँ पे। एंड देन यू हैव टू राइट दिस वर्ड्स, मीटिंग ऑफ द एजीएम हेल्ड ऑन सो एंड सो वगैरह वगैरह डिटेल्स डालना है, और उसमें आपको ये लिखना है कि टोटल ऑफ सो मेनी मेंबर्स वेर प्रेजेंट इन द मीटिंग। आपने ये वाला एजेंडा अभी पढ़ा, अब उसका रेजोल्यूशन आपको शॉर्ट में, रियल शॉर्ट में देना है। रेजोल्यूशन नंबर डालेगा विच विल कोइंसाइड विद द एजेंडा नंबर, इट शुड मैच विद द एजेंडा नंबर। रेजोल्यूशन नंबर 1, एजेंडा नंबर 1, ये सब आपको मैं आपको इसके लिए बता रहा हूं कि जब कभी एजीएम के मिनट्स को कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, कोर्ट में चैलेंज करने का मतलब इट माइट बी इन द कोऑपरेटिव कोर्ट, इट माइट बी इन द कंज्यूमर कोर्ट। आपने अगर गलत मिनट्स बनाया हुआ है या गलत रेजोल्यूशन रिकॉर्ड किया हुआ है तो इट माइट गो इन द क्रिमिनल कोर्ट ऑल्सो। So all these things you should be pre-prepared and make the agenda very simple. So the resolution will be this way. Now this is most important for every agenda that you pass. अगर आपने ये नहीं लिखा हुआ है तो that means this agenda is null and void. आप खाली सिर्फ ये लिख दोगे कि passed unanimously with majority vote without a proposer or a seconder, then it is becoming invalid. A proposer and a seconder means it is a witness to that particular resolution under the Evidence Act. So proposed by Anil Pedia is going to be, उसका फ्लैट नंबर भी आगे डालिए,
इज गोइंग टू बी विटनेस नंबर वन। जब भी रेजोल्यूशन को चैलेंज होगा कोर्ट में, तो अनिल भाई को बुलाया जाएगा, बोलेगा भाई आपने ये प्रपोज किया, यस और नो। वो बोलेगा यस, so then that resolution is considered to be genuine. अगर उसने बोला नहीं, तो then this resolution will be considered as fabricated. एजेंडा नंबर टू जो हमने डिस्कस किया, और उसका ये कंसाइज समरी, बहुत बहुत कंसाइज। इतिहास नहीं उधर बोलना है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये आदमी ने वैसा बोला, अनिल भाई ने ऐसा बोला, रमेश भाई ने ये, वो सब चीजें इसमें रिकॉर्ड नहीं करना है। सिंपल लिखो जनरल डिस्कशन में, जनरल बॉडी ने अप्रूव कर दिया, दैट्स इट। एंड अगेन एज आई टोल्ड यू, this is 1000% compulsory. Same thing you will carry forward for everything. ऑडिटर अपॉइंट करना है, तो आपको ट्रेजरर बोल सकता है कि भाई ऑडिटर ये अपॉइंट किया हुआ है, ये उसका पैनल नंबर है, कौन से साल के लिए अपॉइंट किया हुआ है वो रिकॉर्ड कर लीजिए, एंड डिक्लेरेशन दीजिए कि ये पैनल पे रजिस्टर के डिस्कस्ड एंड अप्रूव्ड आपका ये रेजोल्यूशन है, सैंक्शन। एंड एज यूजुअल दिस पर्टिकुलर थिंग, मंथली सर्विस चार्जेस इंक्रीज करना है, तो ये इसको आप पढ़ लीजिए एक बार, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी लगेगा। अगर कभी मेंटेनेंस चार्जेस इंक्रीज करना है, फिजर बोलता है कि भाई डेफिशिएट है बैलेंस शीट में, जो बजट प्रोजेक्शन शीट में लिखा हुआ है, डेफिशिएट को कहाँ मालूम पड़ता है, एक तो बैलेंस शीट में मालूम पड़ता है, लेकिन उसका डिटेल्स आपको बजट प्रोजेक्शन शीट में देना कंपलसरी है। तो यहाँ पे आप उसको एवरेजली आप इंक्रीज कर सकते हो। आई थिंक आई विल कंक्लूड द लेक्चर पॉइंट बिकॉज वी आर short of time now. We'll just take a 2 minute break.
Friends, we will take up today's question answer session. We will be answering questions only and only relating to today's topic. आज का टॉपिक जो है वो एजीएम मिनिमम कंपलसरी एजेंडा क्या क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना चाहिए और रिजोल्यूशंस के बारे में. फ्रेंड्स, जिस किसी को भी प्रश्न पूछना है, अपने स्क्रीन पे आपका एक हैंड सिंबल है, उसको आप क्लिक कर दीजिए. वी विल कम बैक टू यू इन सीक्वेंस. वी आर टेकिंग ओनली वन very short question per person, only one question per person. While asking questions, please switch on your video. If you are not switching on your video, then we are not taking your question. This webinar does not provide any type of consultation or advice to your personal problems. Friends may ask questions only relating to today's topic. Knowledge and experience sharing is based on take it or leave it basis, without any type of liability or responsibility whatsoever and whichsoever. So now we will start our question and answer session. First question is by Mr. KB Rayleigh. Mr. KB Rayleigh. Okay. Next question is by Mr. MH Kapadia. Can you hear me, Agarwal ji? हाँ जी, go ahead. See, if the AGM is held by a managing committee which had no quorum because most of them had resigned, in that case, whatever has been passed and recorded in the minutes falsely, what should be done to that kind of a situation? The AGM meeting is conducted by attendee general body members. The resolutions are passed by attendee general body members. The AGM minutes, the resolutions are not passed by managing committee. Managing committee only records the resolutions, directions of the GB, instructions of the GB as to वो agenda में क्या pass किया resolution, not resolution. So any defect, section 71, any defect which is discovered subsequently can be challenged only and only in the court. So MC का quorum नहीं है, लेकिन AGM का मीटिंग बुला लिया, लेकिन AGM का मीटिंग में quorum हुआ, लेकिन AGM के मीटिंग में proper minutes रिकॉर्ड किया हुआ है. That AGM minutes, that AGM meeting is final for all legal purposes. Okay. Mr. Rayleigh, are you there? Mr. Rayleigh, आपको कुछ पूछना है सर? Okay. Next question is by Mr. Surendra Pimple. Yes, sir. Good evening, everyone. Good evening, Aman sir. मुझे पूछना है कि मिनट्स है ना, रफ मिनट्स लिखने का प्रोविजन है, लेकिन रफ मिनट्स लिखते ही नहीं और पूरा इंसिडेंट लिखते हैं. किसने क्या बोला, इन्वर्टेड कॉमा में गुस्सा किया, गाली दिया, सब पूरा लिखते हैं. 3-3, 4-4 पेज का एक रिजर्वेशन लिखते हैं. ओके. और उसके बाद जो ऑडिट रिपोर्ट है उसके साथ में अपना क्या नोटिस के साथ वो आज तक हमें दिया नहीं गया. तो क्या प्रोविजन है? रफ मिनट्स लिखना नेसेसरी है और सर्कुलेट करना उसी टाइम? बायलॉज में लिखा हुआ है कि मिनट्स करना है, सर्कुलेट करना है, फिर ऑब्जेक्शंस आएगा, फिर मैनेजिंग कमिटी उसको रिवाइज करेगी. लेकिन वो बायलॉज टोटली गलत है. दैट इज एप्लीकेबल फॉर सम अदर पर्पसेस फ्रॉम अदर सोसाइटीज में भी, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि एजीएम के में अगर 100 मेंबर आया है, आपके 600 मेंबर की सोसाइटी है, मेंबर इनने अटेंड किया या नहीं किया हुआ है, लेकिन 10-20 मेंबर ने अलग अलग ऑब्जेक्शंस दे दिए आपको, आप उसको रेक्टिफाई करोगे. उसके बाद में फाइनल मिनट्स के पहले फिर से 10-15 मेंबर ने आपको दूसरा ऑब्जेक्शंस दे दिया जो पहले ऑब्जेक्शंस के विपरीत है. तो यू कैन नॉट कीप ऑन डूइंग ऑल दिस थिंग्स. Once a minute is written by a managing committee, the managing committee does not have authority
to revise its own minutes. Once it has been passed, in a managing committee meeting, आपको डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले मिनट्स मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में पास करना है. एक बार वो पास हो गया तो मैनेजिंग कमेटी का वो रिजोल्यूशन मैनेजिंग कमेटी खुद रिवाइज, एमेंड या चेंज नहीं कर सकती है. ये सब काम आप आते वाले एजीएम में जब वो मिनट को अप्रूव करना है तभी आप ऑब्जेक्शन दो, वहां पे उसको आप अमेंड कर सकते हो या ऑल्टर कर सकते हो, जो भी कुछ करना है. सो द क्लॉज इन द bylaws is actually faulty and it has got no value according to me. Thank you, Mr. Surendra. Next question is by Mr. Ganpat Rathod. Mr. Ganpat Rathod. गुड इवनिंग सर. मेरी सोसाइटी में पिछले 4 साल से एजीएम नहीं हो रहा है. 2019-20 से. उसका रीजन ये है कि उस समय ये एडमिनिस्ट्रेटर था. 2022 में, मार्च 2022 में कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो गया, अप्रूवल हो गया. पर उस साल में उसके बाद में अभी तक एडमिनिस्ट्रेटर ने चार्ज हैंड ओवर नहीं किया. तो वो प्ली ले करके कमेटी है उसने भी एजीएम या ऑडिट रिपोर्ट या कुछ भी नहीं किया. तो नाउ हाउ दिस इशू ऑफ कंडक्टिंग एजीएम इज टू बी sorted out. The managing committee has to write these facts to the deputy registrar of your ward and tell him to appoint an authorized officer who will do all these necessary things. The managing committee cannot do audit of a period in which it itself was not in power. एडमिनिस्ट्रेटर के कार्यकाल में अगर एडमिनिस्ट्रेटर ने काम नहीं किया हुआ है तो वो अथॉराइज्ड ऑफिसर का काम है आके उस चीज को रेक्टिफाई करेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर अनूप कुमार. मिस्टर अनूप कुमार. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर नईमेश. हेलो सर. मिस्टर नईमेश. थैंक यू वेरी मच सर. मेरा क्वेश्चन ये है कि एजेंडा जो एजीएम में होते हैं वो एजेंडा में उसके पॉइंट के ऊपर डिस्कशन होता है और वो उस सीमा पर नहीं पहुंचता कि सब एग्री है, मगर फिर भी रेजोल्यूशन 15 दिन 20 दिन में हमको जब पेपर आता है लेटर तो उसमें फलाने का नाम मेंबर का, दूसरे का नाम, एमसी वाले 2 मेंबर 3 मेंबर का नाम करके हर पॉइंट को ओके करते हैं कि एवरीबडी हैज पास्ड दिस, मतलब एग्रीड ऑन दिस, ऐसे करके ये हमको देखा. एजेंडा अपना एसजीएम सिग्नेचर जो अटेंडेंस का है उसका रजिस्टर में ही इसको लगा देते हैं. 2 अलग अलग रजिस्टर नहीं रखते हैं, एक ही रजिस्टर में लगाते हैं. और हम जब बात करते हैं तो ये सुनते नहीं है, इनका जवाब नहीं देते. और जो एजेंडा है वो पहले इन्होंने जो लिखा हुआ है रेजोल्यूशन को वो टाइप किया हुआ पेपर चिपकाते हैं, पहले जो हाथ से लिखा हुआ है उसको कवर करते हुए, मतलब मेरे ख्याल से टेम्पर टाइप है. तो इसका क्या एजीएम के मिनट्स के संबंध में, रेजोल्यूशन के संबंध में आपका अगर कोई भी ग्रीवेंस है तो वो डेप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑफिस में नहीं लिया जा सकता, उसके पास अधिकार नहीं है. हेंस इसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव कोर्ट का है. जी. आपको कोई भी ग्रीवेंस है, फ्रॉड का है तो क्रिमिनल कोर्ट में फाइल करें, एविडेंस के साथ में, विटनेस के साथ में. एजेंडा गलत लिखा हुआ है, आपके पास विटनेसेस हैं, कोई आपको एफिडेविट देने को तैयार है कि भाई हाँ ये 4 जन बोलते हैं कि भाई ये एजेंडा गलत तरह से रिकॉर्ड किया हुआ है, कोऑपरेटिव कोर्ट में फाइल करो. वो विटनेस को आके उधर स्टेटमेंट देने दो
आपका काम हो जाएगा वहां पे। ऑपरेटिव कोड ज्यादा इमीडिएट रिजल्ट देते हैं। सॉरी, कंज्यूमर कंज्यूमर फास्ट देता है या कोऑपरेटिव फास्ट रिजल्ट देता है, मतलब न्याय। अब वो तो उसके बारे में तो मुझे भी जानकारी नहीं है। आज के दिन पे 4 करोड़ के ऊपर केसेस पड़े हुए हैं भारतवर्ष में, तो कौन क्या फास्ट देगा और किसके पास क्या टाइम पड़ा हुआ। एनीवे, थैंक यू मिस्टर नेमिश फॉर ज्वाइनिंग। मिस्टर अनूप कुमार, आर यू देयर सर? हाँ, यस सर। ओके, गो अहेड सर। हेलो। हाँ सर, वो जनरली मीटिंग में एक लास्ट एजेंडा होता है कि एनी अदर एजेंडा विद द परमिशन ऑफ चेयरमैन। तो क्या ये अलाउड है कि जो मीटिंग में एजेंडा ही नहीं है और बाद में एंड टाइम पे जो आएगा उसको डिस्कस कर सकते हैं सर? चेयरमैन को यह अधिकार दिया हुआ है कि जनरल बॉडी में से कोई भी मेंबर या खुद मैनेजिंग कमेटी ऐसा एजेंडा को पिकअप कर सकती है जो मीटिंग के नोटिस के डेट तक नहीं लिया गया था एजेंडा में। अभी जैसे उदाहरण के तौर पे आपका नोटिस का डेट है लेट अस से 1 सितंबर। हाँ जी। अभी नोटिस तो बढ़ गई, उसके बाद में अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज आई तो वो चीज या तो जनरल बॉडी का कोई भी मेंबर पिकअप कर सकता है या तो मैनेजिंग कमेटी का भी कोई भी मेंबर पिकअप कर सकता है, प्रोवाइडेड देयर इज अ प्रोविजन इन द नोटिस एंड प्रोवाइडेड द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रोविजन तो है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो एजेंडा तो नोटिस पीरियड में भी नहीं आता और एंड टाइम पे कोई भी अपना समस्या खड़ी करता है और फिर एजेंडा तैयार हो जाता है। चेयरमैन का पावर है सर, वो आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीवे, थैंक यू मिस्टर अनूप कुमार फॉर ज्वाइनिंग। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय एडवोकेट विक्रांत साहब। विक्रांत सर। गुड इवनिंग सर। यस सर। ये था कि अभी एजीएम के लिए सुनने में आया कोई नया रूल है पास हुआ कि वी कैन डू द वीडियो रिकॉर्डिंग। इसका क्या कुछ बता सकते हैं इसका स्टेटस? एक समय में पुणे कमिश्नर ने, पुणे कोऑपरेटिव कमिश्नर ने ये लिखा रहा था कि आप, कई लोगों का रिप्रेजेंटेशन गया, एनजीओस का गया, पॉलिटिशियंस का गया, ये गड़बड़ हो रही है, वो गड़बड़ हो रही है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग। तो उन्होंने सुझाव दिया था कि ठीक है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, सोसाइटी के खर्चे पे होगा। लेकिन छोटी सोसाइटी है, अगर कंपलसरी कर दिया, उसको तो एजीएम के टाइम पे चाय नाश्ता देने को भी तकलीफ होती है, तो एजीएम के रिकॉर्डिंग में जो 2, 5, 10 हजार रुपए खर्चा होना है वो कहाँ से आएगा? आज के दिन पे एजीएम में, एजीएम का वीडियो रिकॉर्डिंग करना एक्ट और रूल्स के अंदर लागू नहीं पड़ता है, बायलॉज में भी प्रोविजन नहीं है। हाउएवर, यू मे मेक एन अमेंडमेंट इन द बायलॉज कि हमारे हर जनरल बॉडी मीटिंग को एजीएम, एसजीएम जो भी है उसको हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और उसका खर्चा सोसाइटी अपने रिजर्व फंड से या जनरल मेंटेनेंस में इंक्लूड करेगी। Okay, our next question is by Mr. Mahendra Pandya. Mr. Mahendra Pandya. Mr. Mahendra, please unmute yourself, sir. Can you hear me, sir? Yes, please go ahead. Okay, my question is regarding the circular or the notice of the AGM, which you said that it needs 14 clear days before the actual AGM takes place. Now, in the event, if it doesn't happen and the objection has been raised through a WhatsApp to the chairman and the secretary, in spite of that, if they go ahead and conduct the AGM, where exactly the member has to go and complain about this to nullify the AGM which has happened in the past? Nullifying the AGM, contesting the AGM minutes, resolution, everything will go to the cooperative court. The registrar has got no power on all these things. Okay, the registrar has got no power at all. Absolutely no powers. Anything connected to MC meeting, Okay, anything connected to SGM, okay, anything connected to AGM
Registrar no powers, only cooperative court. Okay, and one more question, sir. Just in addition to that, the WhatsApp communication would be considered in the cooperative court or the other courts? The amendment rules specify only 3-4 modes, that is postal, Hmm. email, Hmm. hand delivery, Hmm. and I think there is one more by Okay. fax, but definitely not by SMS, definitely not by WhatsApp. Okay. Okay. Fine. Thank you, Thank Mr. you. Mahendra, for joining. Thank you so much. Yeah. Next question is by Mr. Sukhada Tirodkar. नमस्ते सर। नमस्ते मैम। एजीएम में कोई एजेंडा फिक्स होता है, तो अगर हमारी एक पॉइंट पे कोई सहमति नहीं हो, अगर हमें ऑब्जेक्शन लेना है उस पॉइंट पे, तो एजीएम के कितने दिन पहले हमें नोटिस देना चाहिए और कितने मेंबर्स होने चाहिए उसके लिए? ओके, एजीएम का एजेंडा और नोटिस और तारीख और समय और जगह, इसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ मैनेजिंग कमेटी को है। जनरल बॉडी का कोई भी मेंबर उस एजेंडा पे ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता। हाउएवर, मीटिंग के दौरान आप उस एजेंडा को नेगेटिव वोट से अपसाइड डाउन कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि भाई नहीं पास करना इस एजेंडा को मेजॉरिटी वोट से, और फिर भी अगर पास हो भी गया, आपकी मेंबर की मेजॉरिटी नहीं है, और अगर एजेंडा में डिफेक्ट है, कोई नोटिस मिनट्स में कोई डिफेक्ट है, रेजोल्यूशन कोई डिफेक्ट है, तो आप उसको कोऑपरेटिव कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। और अगर उस मिनट्स में आपको पर्सनली हानि पहुंच रही है किसी भी तरीके का, तो आप क्रिमिनल कोर्ट भी जा सकते हो, सिविल कोर्ट भी जा सकते हो, एंड कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकते हो। ओके सर, ओके। लेकिन जनरल बॉडी का मेंबर ये नहीं बोल सकता ये एजेंडा रखो, वो एजेंडा रखो, ऐसे लिखो, वैसे लिखो। वो अधिकार तो पूरे सोसाइटी के जनरल बॉडी ने मैनेजिंग कमेटी को चुनने के वक्त दे दिया, तो आप कैसे इंटरफियर करोगे उसके अंदर? सर, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम फॉर जॉइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर रेले। आर यू देयर, रेले साहब? Mr. Rele? Okay. Next question is by Mr. Premji Charla. हाँ साहब, 2022 सर एजीएम का सर्कुलर तो भेजा था, उसको इंस्पेक्शन के लिए कुछ रिकॉर्ड की इंस्पेक्शन करने के लिए कुछ लिखा नहीं है। सोसाइटी कमेटी वाले इंस्पेक्शन करने देते नहीं है कुछ, तो क्या करना है? एजेंडा एजीएम के एक्चुअल दिन के पहले एजीएम के नोटिस पे ऑब्जेक्शन उठाना है। अगर एजीएम के कंडक्ट होने के एक्चुअल दिन के पहले अगर ऑब्जेक्शन लेना है, तो आप रजिस्ट्रार को कंप्लेन कर सकते हो कि ये इन्होंने फॉलो नहीं किया। सेक्शन 75 रूल 61 69 का पैरामीटर्स है इंस्पेक्शन वगैरह का, तो रजिस्ट्रार उनको डायरेक्ट कर देगा कि मीटिंग के पहले इनको ये डेटा प्रोवाइड। और अगर मीटिंग एक बार हो गया, तो आपको उसका जो ऑब्जेक्शन लेना है वो कोऑपरेटिव कोर्ट में लेना है। अच्छा, और समझो एजीएम में जो कुछ बात होती है वो कुछ उल्टा सुल्टा ही लिखते हैं। अभी हमने नैमिष साहब को जो जवाब दिया वही आपका क्वेश्चन है। अगर आपने कुछ उल्टा तो उल्टा लिखा है, तो आपको कोऑपरेटिव कोर्ट के अंदर ही इंसाफ मिल सकता है उस चीज के बारे में। आप प्रूव करिए कि उल्टा सुल्टा लिखा है, गलत लिखा है, कोऑपरेटिव कोर्ट में प्रूव करिए और फिर आगे बढ़ सकते हैं। और 1 मिनट। थैंक यू मिस्टर प्रेम जी फॉर ज्वाइनिंग इन। Okay. Next question is by Mr. Irshad Sheikh. Mr. Irshad Sheikh. गुड इवनिंग। Yes sir. सर मेरा सवाल ये है कि दैट हमारी सोसाइटी में एजीएम में एक फेस्टिवल फंड पास हुआ था, एंड उसमें काफी बंदे लोग ने बोला कि वी डोंट वांट टू पे फेस्टिवल फंड बिकॉज वी डोंट पार्टिसिपेट। हम लोग जो कन्वेंस नहीं, आपकी आवाज क्रैकल हो रही है, आप थोड़ी देर के बाद ज्वाइन करिए। आपका नेट ठीक नहीं है, थोड़ी देर के बाद ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर राजेश
Arun Dekar, Mr. Rajesh Arun Dekar. Yeah. My question is regarding the amendment of bylaws. Can we amend the bylaws related to number of shares? Because as per the new bylaws, we need to issue 10 shares, and as per old bylaws, it is 5. So can we stay with five bylaws by amending the bylaws? Whatever written in the bylaws as of today before amendment is final. Yeah, but And can if we you amend want the to bylaws? change it, if you want to amend it, you can do so under section 75 in an only and only in an AGM, not in an SGM, by following procedures of rule number 12 read with section 13. So you can do that. Okay. Yeah, आपको we अगर did चेंज that, करना है but तो 5 registrar, शेयर का क्यों, आप 50 शेयर का भी कर सकते हो सर. correct. We did that, but registrar rejected it, saying that they cannot approve it. Go for an appeal, sir. You can go for an appeal. Okay. Anyway, thank you, Okay, Mr. sir. Rajesh, for joining in. Next question is by Don Bosco Placements. Yeah, good evening, sir. Sir, my question is that if in the AGM, associate member has given the 10A form, so in the 10A form, if he has given that, then can we in the AGM mention that his name will be included in the J register? Now, please report your some disturbance. Please go ahead once again. May I ask you again? Yes, please. I am asking that if a member has become associate member is there, he has signed the 10A form, then in the AGM, can we pass a resolution like that, that his name will be included in the J register? J रजिस्टर आई रजिस्टर में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का नेम आएगा जो प्रॉपर्टी के ओनर्स हैं. ओके. आप अपना प्राइवेटली आप एसोसिएट मेंबर का रजिस्टर बना सकते हो, रिकॉर्ड बना सकते हो, एंड यू कैन नोट इट ओवर देयर कि फ्लैट नंबर 101 के अगेंस्ट में अनिल शर्मा ओनर है और उसका एसोसिएट मेंबर सुनील शर्मा जो भी आप सैंक्शन करते वो है. बट सर फिर इलेक्शन के टाइम पे तो एसोसिएट मेंबर आल्सो कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन प्रोसेस, तो फिर Yes. वो जो स्टैट्यूटरी रजिस्टर है उसके मेंबर्स के नाम पे लेंगे ना? आरओ को वो रजिस्टर आपको दिखाना पड़ेगा जहां पे आपने वो एसोसिएट मेंबर को रिकॉर्ड किया हुआ है. आप आई रजिस्टर जे रजिस्टर वो खाली ओनर्स के लिए रहता है और ओनर का प्रतिनिधि के लिए. एसोसिएट मेंबर इज नॉट एन ओनर्स प्रतिनिधि, इज ओनली ए टेम्परेरी मेकशिफ्ट अरेंजमेंट, ही कैन बी चेंज्ड रिपीटेडली. करेक्ट, बट देन उसको हम यानी इलेक्शन में फिर कैसा यानी आएगा वो? आई रजिस्टर की कॉपी दो और एसोसिएट मेंबर रजिस्टर का कॉपी दे दो. दोनों का कॉपी देना है. ऑलराइट, थैंक यू सर, थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर पंकज शाह. मिस्टर पंकज शाह. Hello, good evening all. This was regarding the AGM which can be conducted in online as well as offline. If the for online AGM, if the secretary doesn't allow anyone to speak, what can be done? Nothing can be done. You can record it at your end also, from your computer, from your mobile also. सेक्रेटरी अपना रिकॉर्ड कर रहा है वहां पे, आप भी अपने बैकग्राउंड में रिकॉर्ड कर सकते हो. एंड द चेयरमैन इफ द सेक्रेटरी डज नॉट अलाउ यू टू स्पीक ऑन ऑनलाइन, द सेम प्रॉब्लम इज देयर इन एन ऑफलाइन मीटिंग ऑल्सो. आप सब जन बैठे हो और आपको क्या बोला जाता है, पता है आपको क्या बोला जाता है? कुछ सैंपल दे सकते हैं, एग्जाम्पल्स शाह साहब? नहीं, मिस अभी जो हमारे सोसाइटी में हुआ था, ऑनलाइन में हुआ था, और उन्होंने एजेंडा पढ़ा और पास कर दिया रेजोल्यूशन, और अगर डिस्कशन करने के लिए या गलत जो हो रहा था अकाउंट्स का, उसके बारे में कुछ डिस्कस करने के लिए उन्होंने ओपन ही नहीं कर दिया, माइक को बंद ही रखा. तो अगर ऐसा है आप रिकॉर्ड करो और आप उस चीज को कोऑपरेटिव कोर्ट में चैलेंज कर दो. ओके, ओके, थैंक यू सर.
Next question is by Mr. Chagan Danani. नमस्कार हेमंत सर जी। Yes sir. मेरा क्वेश्चन है कि हमारे सोसाइटी में 3 साल से एजीएम नहीं हुआ है, अब ये साल होने की उम्मीद है सितंबर में, तो 3 साल के साथ में जब बैलेंस शीट पास होगी अकाउंट कैसे होगा फिर वो ऑडिटर अकाउंट? आपकी मैनेजिंग कमेटी ऐसी वाली एजीएम नहीं कर सकती। मैनेजिंग कमेटी को अधिकार सिर्फ और सिर्फ 1 साल क्या करने का है। मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया, अगर करना भी है तो आप रजिस्ट्रार को एक अर्जी दे दो, ऑथराइज्ड ऑफिसर को अपॉइंट करने दो, वो एक एक करके पास करेगा। और समझो नहीं किया और डायरेक्टली 4 साल का साथ में किया पास, तो क्या लीगल है कि इलीगल है वो? अगर ऑथराइज्ड ऑफिसर एक साथ कर रहा है और जनरल बॉडी सैंक्शन कर रही है उसकी, तो वो लीगल है। और रजिस्ट्रार को बताए बिना एजीएम हो गया तो क्या करने का? कोऑपरेटिव कोर्ट में चैलेंज करो फिर। ठीक है, धन्यवाद सर जी, धन्यवाद, थैंक यू बॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय कल्पा वृक्षा, phase 1. हेलो सर। यस प्लीज गो अहेड। सर, अगर किसी मेंबर का कुछ डिमांड कुछ आया है कमेटी के पास एंड उस पॉइंट को लेके कमेटी मेंबर्स ने उस पॉइंट को एजीएम के एजेंडा में रखा है एंड पूरा कमेटी का मतलब कमेटी के ऑल मेंबर्स भी उसके फेवर में है कि उसको न्याय मिलना चाहिए, उस फेवर में है, लेकिन कमेटी ने एजीएम में जितने अटेंडेंट्स थे उनको कन्विंस भी किया कि एज पर बाय लॉ उसको राइट्स मिलने चाहिए या जो कुछ भी है, लेकिन फिर भी अगर मेजोरिटी से अगर वो रेजोल्यूशन पास नहीं होता है तो उस केस में उस पर्टिकुलर मेंबर अभी कॉर्पोरेट कोर्ट में जाना चाहता है, मान लो कमेटी के अगेंस्ट, लेकिन उसको पता है कि कमेटी तो अगेंस्ट में नहीं है, कमेटी तो कन्विंस कर रही है लोगों को, लेकिन लोग मेजोरिटी में वो रेजोल्यूशन पास नहीं कर रहे, तो उस केस में वो बंदा कॉर्पोरेट अगर केस में जाता भी है तो अगेंस्ट कमेटी जाएगा या अगेंस्ट मेंबर जा पाएगा, कैसे रहता है वो? सोसाइटी के मेंबर को अगर कोर्ट में जाना है तो क्रिमिनल कोर्ट छोड़ के, सिविल कोर्ट छोड़ के, कंज्यूमर कोर्ट में और कोऑपरेटिव कोर्ट में वो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के अगेंस्ट में जा सकता है। मतलब कोऑपरेटिव कोर्ट में जाना है तो सोसाइटी के विरुद्ध में जाएगा, कंज्यूमर कोर्ट जाना है तो सोसाइटी के विरुद्ध जाएगा, क्रिमिनल कोर्ट में जाना है तो सोसाइटी के विरुद्ध भी जा सकता है, और किसी प्राइवेट दूसरा उसका को साथी है, को मेंबर है, उसके विरुद्ध भी जा सकता है। ओके, एंड इन दैट केस कमेटी का क्या स्टैंड होना चाहिए, क्योंकि कमेटी भी उसके फेवर में है लेकिन रिजोल्यूशन तो रॉन्ग पास एज पर बायोलॉ का रिजोल्यूशन वो कोर्ट डिसाइड करेगी सर जी, जो भी कुछ है ना वो कोर्ट डिसाइड करती है। एनीवे, थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग इन। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय रेशमा। मेरी आवाज आ रही है सर आपको? यस प्लीज गो अहेड। हाँ, मेरा क्वेश्चन है, जो एजीएम से पहले डॉक्यूमेंट्स चेकिंग के लिए हम जाते हैं तो आर वी अलाउड टू चेक द बिल्स, एफडी रिसीट्स और सब डॉक्यूमेंट्स? यस, यू कैन डू दैट। मेक एन एप्लीकेशन फॉर इंस्पेक्शन। 154(b)(8) में लिखा हुआ है, आप इंस्पेक्शन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें मैडम। वो देने के बावजूद भी वो लोग सिर्फ लेजर बुक रखते हैं और बोलते हैं कि ये सब हम नहीं देंगे, अभी आप अलग से आ जाओ। तो एजीएम से पहले मैंने प्रॉपर लेटर अगर दिया है उनको कि मुझे ये सब चेक करना है, in response to your AGM only notice what mentions that you come on so and so date so and so time to check the documents, लेकिन जाने के बाद वो लोग सिर्फ लेजर बुक रखते हैं और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देते और बोलते आप वापस अलग से आओ। तो फिर ऐसे केस में क्या करना है मुझे? ऐसे केस में आप रजिस्ट्रार को कंप्लेंट कर सकते हो कि ये मिसमैनेजमेंट चल रहा है, यहाँ पे ये मैंने अर्जी दिया था, मुझे डॉक्यूमेंट नहीं दिया जा रहा है चेकिंग के लिए, आप ऑथराइज्ड ऑफिसर डिप्यूट करो जो रिकॉर्ड निकाल के मुझे चेक करने के लिए परमिशन देगा, या इंस्पेक्शन का परमिशन देगा, या डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड कॉपी लेने का परमिशन देगा। अब अगर आपके पास प्रॉपर सबूत भी है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में भी सोसाइटी के विरुद्ध में नेग्लिजेंस और डेफिशिएंसी का चार्जेस में आप फाइल कर सकते हो। सर, आप मुझे बायलॉज मतलब वो सेक्शन बता सकते हैं जिसमें हम लोग वो डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए एंटाइटल्ड है? अभी मैंने बताया मैडम 154(b)(8। हाँ, 154(b)(8। यस, थैंक यू मैडम फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मीना सिंह। सर, मेरी सोसाइटी 300 मेंबर्स की है और कमेटी
मीटिंग करके बिल्डर को निकालना चाहती है ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल बॉडी और एसजीएम, पर वो क्या कर सकती है कि नहीं, वो खुद ही डर रहे हैं। अगर प्रॉपर नोटिस एजेंडा दिया हुआ है और जनरल बॉडी का मेजर डिसीजन है और वो डिसीजन कानून कायदे के दायरे के अंदर आता है, तो आप वैसा रेजोल्यूशन पास करके उसको इफेक्टिव बना सकते हो। कई चीजें हैं उसको ध्यान रखने वाली, कानून कायदे का दायरा है या नहीं है। आपने बिल्डर से आधा काम करवा लिया, फिर बोला कि चलो इसको हटा देते हैं, उसका आधा पैसा हड़प लेते हैं, तो कानून कायदे के विरुद्ध जाएगा जी। तो कानून कायदे के दायरे के अंदर रह के अगर कुछ काम होता है तो वो हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा वो। वेरी राइट। काम तो खैर उसने कुछ नहीं किया, पर ये खुद ही डर रहे हैं ना, ये मीटिंग करना चाहते हैं और पूछते रहते हैं हम क्या करें, हम क्या करें। हटा दो। मैंने कहा भी इलेक्शन आ रहे हैं 2 महीने में, हम आपको निकालते हैं, फिर हम बिल्डर को निकालेंगे। ठीक, ओके सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय भागवत शिंदे। सर नमस्ते सर। सर एक मेंबर ने, सर आवाज आ रही है? यस प्लीज गो अहेड। सर एक मेंबर ने 10A का फॉर्म भर के दिया था, जो ज्वाइंट सन और उनकी माँ है, तो सन बाहर रहता है, इसकी वजह से उसने लिख के दिया था कि मेरी माँ अटेंड करेगी मीटिंग। अगर मीटिंग के टाइम उसका सन भी आ जाए तो उसको अलो कर सकते दोनों को, या सिर्फ मदर को अलो कर सकते उस टाइम? मीटिंग में एक फ्लैट के अगेंस्ट में सिर्फ एक आदमी आएगा, कोई भी आदमी आएगा जो सोसाइटी के रिकॉर्ड में है। सर मगर उन्होंने 10A फॉर्म भर के दिया रहेगा तो मदर ही अलो कर सकते हैं, सिर्फ मदर को ही? तो 10A फॉर्म दिया है तो ये बोला जाता है कि अनिल भाई ने अपना 10A फॉर्म सुनील को दे दिया है, तो जब अनिल ने दे दिया है तो वो खुद कैसे अटेंड करेगा, है ना? तो या तो वो बोलेगा कि मैं अटेंड करूंगा और वो 10A वाले को बोलेगा कि भाई आप साइड में चले जाओ। सोसाइटी के हॉल के अंदर में उस फ्लैट का सिर्फ एक ही आदमी को अलाउ किया जाएगा। और सर रजिस्टर में साइन एक मेंबर के हो गए? यस सर। यस, थैंक यू सर। थैंक यू। विल टेक अप वन लास्ट क्वेश्चन, मिस्टर MH कापड़िया। Sir, one very important issue which has come up in many societies is that whenever there is a transfer and transmission of shares, the managing committee approves it and puts it to the general body. Now the issue is whether the general body is to be only informed or they have to approve the transfer and transmission. You are asking that the general body member should be approving the transfer file. Yes, whether it is required or it is only for information. Am I correct? You are asking that question only? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So if there are 50 attendee general body members, to whom all you are going to give the files? To everybody? No, certainly not. So if you are not going to give the files to 50 general body members, because that's a private document, isn't it? हाँ. तो उसको प्राइवेट डॉक्यूमेंट को चेक करने का इलेक्टिव अधिकार किसको दिया हुआ है सर? जनरल बॉडी को दिया हुआ है या किसको दिया हुआ है? I mean, basically the MC checks it. Yes. So bylaws में लिखा हुआ है 137 में ये अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ सेक्रेटरी को है। हाँ. है ना? जीबी को खाली इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि इतने इतने मेंबर का ट्रांसफर हुआ, ये लिस्ट है, इट इज ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन। जीबी कैन नॉट से इसको मेंबर बनाओ नहीं बनाओ। करेक्ट। उसके पास अधिकार क्षेत्र में नहीं है। करेक्ट, आई एक्सेप्ट यू। करेक्ट, थैंक यू। मिस्टर शेख, यू वांटेड टू आस्क समथिंग? यस सर, आपने बोला था बाद में करेंगे तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि दैट सोसाइटी में लास्ट ईयर में दे हैव एडेड फेस्टिवल फंड टू आवर मेंटेनेंस बिल, बट बहुत सारे बंदे अभी है दे वांटेड टू रिमूव दिस। तो सर क्या ये मैनेजिंग कमेटी के पास में पावर है कि दैट वो ऐसा फेस्टिवल फंड ऐड कर सकते हैं मेंटेनेंस कॉपी में? अगर वो जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन बन जाता है तो मैनेजिंग कमेटी ने ऐड किया, आप ऐसा नहीं बोल सकते। वो जनरल बॉडी ने बोला ऐड करने के लिए, क्योंकि रेजोल्यूशन पास किया बाय
जनरल बॉडी मेंबर ने, प्रपोज भी जनरल बॉडी के मेंबर ने किया हुआ है और सेकंड भी जनरल बॉडी के मेंबर ने किया है और पास भी मेजोरिटी के साथ में जनरल बॉडी ने किया हुआ है। तो उसमें आप ये नहीं बोल सकते हो कि भाई वो मैनेजिंग कमेटी ने बोला हुआ है। मैनेजिंग कमेटी ने सिर्फ सुझाव दिया, जनरल बॉडी के पास अधिकार था उसको एक्सेप्ट करने का या रिजेक्ट करने का। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो रेजोल्यूशन गलत है, आपको प्रॉब्लम है, तो इसको कंज्यूमर कोर्ट में भी आप चैलेंज कर सकते हो और कोऑपरेटिव कोर्ट में। टिपिकली आपकी जानकारी के लिए वी आर नॉट टेकिंग एनी एडिशनल क्वेश्चंस। ये सब रेजोल्यूशंस कोऑपरेटिव कोर्ट में ऑलरेडी चैलेंज होते रहते हैं और कोऑपरेटिव कोर्ट ऐसे सब चार्जेस को क्रैश कर देता है, सेट असाइड कर देता है, खारिज कर देता है। Anyway, thank you, Mr. Sheikh, for joining in. Thank you, sir. We will conclude today's webinar. It's already 9 o'clock. So, with the permission of all our friends, we will conclude today's webinar. Thank you, all friends, for attending and supporting this knowledge and experience sharing webinar. Wishing all friends healthy and peaceful life forward. Thank you, everybody. And bye-bye.